नमस्कार, स्वागत, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। गुड इवनिंग सबको, वेलकम। आइए शुरू करते हैं। चेहरे पर बहुत खुशी दिख रही होगी और ये खुशी है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का रिजल्ट आने की। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की भर्ती की परीक्षा हुई थी, सिपाही भर्ती परीक्षा। रिजल्ट आ गया है आज, और रिजल्ट आने के बाद से ग्रुप में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, और वो मैसेजेस हैं कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से रिटन क्लियर हो गया, रिटन क्वालिफाई हो गया। और अच्छी बात क्या है, मतलब जो मैं आपको अच्छी बात बताना चाहता हूं वो ये है कि कट ऑफ जो गई है 214 214 करीब गई है जनरल की, और जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे उन बच्चों ने कट ऑफ से हायर मार्क्स अचीव किए हैं। मतलब किसी के 222 है, किसी के 226 हैं, किसी के 220 हैं। कट ऑफ पर आकर के टिके नहीं है, ठीक है। और भाई समस्या यह है कि कट ऑफ पर आकर के यदि टिक गए तो कट ऑफ पर आकर के टिकने की समस्या में फिर अब बात यह बन जाती है कि पता चला डीवी के बाद और फिजिकल के बाद बाहर हो कि ना हो, संशय रहता है मन में। पर अगर आप कट ऑफ से 12-12 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं, 226 222 नंबर लेकर के आए, तो भैया निश्चिंत होकर के फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए, डीवी पीएचडी करवाइए, वर्दी पहनिए और सुकून से पूरे उत्तर प्रदेश भर में पुलिस में अपनी सेवाएं दीजिए। तो बहुत मन खुश है, प्रफुल्लित है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर के मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी आप लोगों को पढ़ाने में, चाहे वो लगातार प्रैक्टिस सेशंस हो या टॉपिक वाइज क्लासेस हो, सारी चीजें मैं आप लोगों को लगातार दे रहा था। और फिर जब उसका प्रतिफल मिलता है तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी होती है। तो वही खुशी आपको मेरे चेहरे पर इस समय नजर आ रही होगी। चलिए, चाहेंगे कि ऐसी खुशी बार बार मिलती रहे। पीछे यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसेट की तैयारी के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए चल रही है। 22 दिसंबर को परीक्षा है यूपीपीएससी प्रीलिम्स की, और हृदय गदगद हो जाएगा जब यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा हो जाएगी और प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, और सीसेट की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत खुशी होगी। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं आज के सत्र को शुरू। जितने भी लोग क्लास से जुड़ रहे हैं आप सबका स्वागत है। रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं, डीसी मिश्रा, ठीक है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसेट के लिए आज की क्लास, पहला क्वेश्चन आज के सत्र का ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहता है एक निश्चित कूट भाषा में एकेडमिक को EBDBDJNF करके लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्रैक्टिस किस प्रकार लिखा जाएगा? एकेडमिक को एक ग्रुप ऑफ लेटर्स में बदल दिया है। लॉजिक क्या लग रहा है ये पहचाना जाए। 4 4 8 अक्षर हैं, और 8 अक्षर हैं, सीधे सीधे चल रहा है क्या? ए से ई प्लस का 4, सी से बी माइनस का 1, ए से डी प्लस का 3, फिर ई से बी, नहीं, सीधे सीधे तो नहीं चल रहा है भैया। सीधे सीधे नहीं चल रहा है तो कुछ ना कुछ खेल चल रहा होगा पैटर्न में, क्रॉस पैटर्न में। आओ जरा लगा करके देख लेते हैं। एकेडमिक करके लिखा हुआ है, कोड क्या लिखा हुआ है? EBDBDJNF, ठीक है। इसका कोड पता कर लेते हैं जरा कि इसका कोड क्या आएगा। तो सीधे सीधे भैया चल नहीं रहा था, तो क्रॉस किया जाए तो ए से एफ प्लस का 6, सी से एन नहीं होगा। 4 4 के पार्ट में ब्रेक कर दें, क्योंकि 8 लेटर्स हैं तो इजिली 4 4 के पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। ब्रेक करेंगे तो 4 और 4, ए से बी प्लस का 1, सी से डी प्लस का 1, ए से बी और डी से ई क्या चल रहा है? प्लस का 1 चल रहा है। चला ना? यहां पर आओ, ई से एफ, एम से एन, आई से जे, सी से डी, ये भी क्या चल रहा है? प्लस का 1। यानी 8 अक्षरों का एक शब्द है, उसको 4 4 लेटर्स में ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्लस का 1 कर दिया क्रॉस में, ठीक। प्रैक्टिस का कोड अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? प्रैक्टिस का कोड अगर निकाले जाएंगे तो CARP, रिवर्स में कोड लिखेंगे तो C प्लस 1 कितना हो जाएगा? D हो जाएगा, A प्लस 1 B हो जाएगा, R प्लस 1 S हो जाएगा, और P प्लस 1 Q।
DBSQ, नीचे वाले तीनों ऑप्शन में DBSQ लिखा है, आगे के चेक करने पड़ेंगे। तो TICE को रिवर्स में प्लस करके लिखेंगे तो E से F मिलेगा, C से D मिलेगा, I से J और T से U। FDJU किधर है? ऑप्शन नंबर डी, DBSQ FDJU, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? एकमात्र सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में परस्पर संबंधित शब्दों के जोड़े दिखाए गए। भैया एनालॉगी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एनालॉगी का क्वेश्चन है। ठीक, तो एनालॉगी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा हुआ है उपग्रह संबंधित है ग्रह पथ से। उपग्रह किससे संबंधित है? ग्रह पथ से संबंधित है। उपग्रह यानी सैटेलाइट, तो सैटेलाइट संबंधित है ग्रह पथ, यानी कि ऑर्बिट हो गया। जैसे कोई सैटेलाइट जब धरती से अंतरिक्ष में भेजी जाती है स्पेस में, तो सैटेलाइट को भेजने के बाद ऐसा तो होता नहीं कि सैटेलाइट की जहां मर्जी है वहां घूम रही है, एकदम फ्री है, ठीक है, आजाद जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, जी लो जाकर के अपनी जिंदगी सिमरन, ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं। तो होता क्या है कि उस पर्टिकुलर सैटेलाइट के लिए, उपग्रह के लिए क्या होता है? एक पथ निर्धारित कर दिया जाता है और वो सैटेलाइट उसी पथ में घूमता रहता है। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, या हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रह पथ। ठीक है, तो उपग्रह जो होता है वो कहां ट्रेवल करता है? अपनी ऑर्बिट में ट्रेवल करता है। उपग्रह अपनी ऑर्बिट में ट्रेवल करता है। वैसे ही तीर परास में ट्रेवल करता है। नहीं, परास में तो नहीं, तीर तो सीधे सीधे जाता है ना, बस सीधे, है कि नहीं। परास तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो तीर और परास तो नहीं हुआ। गोली नली में ट्रेवल करती नहीं, गोली थोड़ी नली में ट्रेवल करती है, नली से निकल करके ट्रेवल करती है, ये भी अलग हो जाएगा। ऊपर उठने का यंत्र धुरे पर नहीं, धुरा तो नीचे लगा होता है, वो ऊपर उठता चला जाता है, नहीं ये भी नहीं होगा। प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र का मतलब जो फेंक करके मारा जाए। ठीक है, प्रक्षेप किया जाए, प्रक्षेपास्त्र फेंक करके मारा जाए। ठीक है, तो जैसे भाला, भाला क्या है? फेंक करके मार दिया। ठीक, तो भाला को जहां फेंकोगे वहीं ना जाएगी ना, जिस डायरेक्शन में फेंकोगे। तो प्रक्षेपास्त्र कहां जाता है? अपने प्रक्षेप मार्ग में जाता है। ऐसा नहीं कि तुमने लिया भाला और लिया भाला फेंका उधर, और जैसे तुमने फेंका भाले का, ना अपन उधर नहीं जाएगा, अपन जा रहा है इस डायरेक्शन में, फला दुश्मन को मारना है जाके अपन को। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। ठीक, जहां भेजोगे, जहां फेंकोगे भाले को, वहीं ना जाके मारेगा। तो जैसे उपग्रह अपने ग्रहपथ में चलता है, वैसे ही प्रक्षेपास्त्र कहां चलता है? अपने प्रक्षेप मार्ग में चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर? क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? रेक्टेंगल्स। ठीक है, रेक्टेंगल्स आयत फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अगर केवल आयत फाइंड आउट करने जाएं यहां पर, तो कितने आयत मिलेंगे हमको? आओ जरा काउंट करते हैं। अगर केवल आयत फाइंड आउट करने जाते हैं तो बच्चा देखो, एक तो हमको ये मिलेगा आयत। ठीक है, हम स्क्वायर काउंट नहीं कर रहे हैं, केवल आयत काउंट कर रहे हैं, यानी रेक्टेंगल। एक आयत ये मिलेगा। ठीक है, दूसरा आयत मिलेगा ये दो हो गए। और तीसरा जो आयत है, तीसरा वाला, वो तीसरा वाला आयत मिलेगा ये बड़ा वाला, इसको ले लें अगर, यानी यहां से हमको 3 आयत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो 3 आयत तो यहां से हो गए, प्लस नीचे वाला फिगर भी सिमिलर फिगर है ना, जो ये वाला फिगर है ये भी सिमिलर फिगर है। तो यहां से भी एक ये बड़ा वाला, एक ये 2 और फिर ये 3, तो 3 हमको यहां से भी मिल जाएंगे, तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, प्लस के 3 के बाद अब मैं और आयत अगर देखना चाहूं कि और आयत कहां मिलेगा, ठीक है, तो जरा उसको देखते हैं। ठीक, अगर मैं और आयत की चर्चा करता हूं तो देखो, एक आयत तो ये मिल जाएगा, आयत नंबर 1। ठीक है, एक आयत ये मिलेगा। फिर दूसरा आयत देखो ये मिल जाएगा, आयत नंबर 2। ठीक, फिर तीसरा आयत कौन सा मिलेगा? तो देखो तीसरा आयत हमको मिल जाएगा ये आयत नंबर 3। ये 3 आयत हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, ये 3 आयत हो गए।
इन 3 आयत के बाद अगर हम और आयत यहां पहचानना चाहें तो देखो यहां वाले फिगर को केवल और केवल देख रहे हैं, 3 आयत तो सीधे सीधे मिल गए। जरा इन 3 आयत के बाद भी आपको आयत मिलते हुए नजर आएंगे, देखना कौन कौन से। भैया 3 के बाद 1, 2 और 3, इसके बाद एक ये आयत ले लिया जाए ना, एक ये आयत हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 3 के बाद एक ये हो गया 4, ठीक है। 4 के बाद एक इस आयत को भी तो लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। 4 के बाद एक इस आयत को भी तो लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। आयत नंबर 5, ये वाला आयत, आयत नंबर 5। तो ये हो गया हमारे पास आयत नंबर 5, ठीक है। आयत नंबर 5 के बाद अगर हम एक और आयत लेने जाएं, कौन सा आयत ले सकते हैं? अगर एक और आयत लेने जाते हैं तो देखो एक ये बड़ा वाला आयत, ठीक है, ये एक बड़ा वाला आयत ये भी तो ले सकते हैं। आयत नंबर 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या नहीं? ठीक, देखो 1, 2, 3, फिर एक ये 4, एक ये 5 और एक ये बड़ा वाला 6, तो कुल मिलाकर के 6 आयत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो प्लस का 6 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। कितना लिख दिया? प्लस का 6। इसके बाद अगर हम केवल इतने ही आयत को काउंट करते हैं, ठीक है, केवल इतने ही आयत को काउंट करते हैं, तो इतने आयत के आधार पर, इतने आयत के आधार पर 6, 3, 9, 3, 12 आयत मिले। ऑप्शन में तो भैया 12 कहीं है ही नहीं। क्या ऑप्शन में कहीं पर 12 है क्या? नहीं। अगर ऑप्शन में कहीं पर भी 12 नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर दिए गए हैं, इन स्क्वायर्स को यहां पर आयत की तरह काउंट किया गया है। देखिए रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर्स में एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, जितने भी वर्ग हैं वे सभी के सभी आयत हैं। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक। तो यहां पर ये जितने भी स्क्वायर हमको मिल रहे हैं, कितने स्क्वायर मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 स्क्वायर मिल रहे हैं। इन 8 के 8 स्क्वायर को अब हम जोड़ लेंगे तो अब आगे आएगा भैया हमारे पास प्लस का 8, तो 6, 3, 9, 3, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20। तो कितने स्क्वायर मिल जाएंगे? 20। अब ये आएगा ऑप्शन नंबर ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ गया? देखो हम किनारे हट जाते हैं, पूरा दिख जाए एक एक करके। माने मैंने सारे आयत आपको गिना करके दिखा दिए, ठीक। इसमें अगर किसी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। ट्रिक बहुत छोटा सा लगेगा, 1, 2, 3, 4, 1, 4 मिलेगा सीधा सीधा, तो मैनुअली काउंट करना पड़ेगा इसमें, है कि नहीं। आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हम हट जा रहे हैं स्क्रीन से, पहले क्वेश्चन देख लो अच्छे से। कहता है नीचे दिए गए आकृतियों को ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। विकल्प ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है? विकल्प ज्ञात कीजिए। देख लिया आकृतियों को ध्यान से। अब आकृतियों को ध्यान से देखने के बाद विकल्प ज्ञात करना है। नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग में एक चैप्टर बनता है एनालॉजी, नॉन वर्बल एनालॉजी, ये उसका क्वेश्चन है। दैट की आकृति नंबर ए और बी आपस में जैसे संबंधित हैं, ठीक है, आकृति नंबर ए और बी आपस में जैसे संबंधित हैं वैसे ही आकृति सी से कौन संबंधित होगा? ऑप्शन उसने दिए हैं ए बी सी डी करके 4, ठीक। जरा ए और बी के बीच का आपस का संबंध निकालते हैं कि ए और बी के बीच का आपस का संबंध क्या है। बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत जानदार क्वेश्चन है, और मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं ना, और जितने लोग बाद में इस क्लास को देखेंगे, उनमें से कम 80% बच्चा इसको गलत करेगा, इस क्वेश्चन को, ठीक है। आओ देखो, जब हम आकृति नंबर ए को देखते हैं तो आकृति नंबर ए में हमको एक और एक ये दो पत्तियां मिलती हैं, लीव्स। एक नॉन शेडेड है, खाली है, और दूसरी ये वाली क्या है? शेडेड है, ठीक। अब ये जो शेडेड वाली आकृति ना, जरा इस पर गौर करना, इस पर फोकस करना। जब ए से बी पर जाते हैं तो ये शेडेड वाली आकृति यहां से यहां पर आ गई। जरा समझो कैसे आई। ये जो आकृति बनी हुई है, ठीक है, शेडेड वाली आकृति, इसको मैं 45 डिग्री टर्न करा दूं और फिर मैं
90 डिग्री और टर्न करा दूं तो 90 डिग्री और टर्न कराने के बाद अब मेरे पास ये टर्न होकर के रोटेट होकर के यहां पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, हाँ या ना। तो कितना रोटेट हुई है ये आकृति, 45 ये और 90 ये, यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट हुई है। तो इस शेडेड वाली आकृति को 135 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया और दो ये नॉन शेडेड आकृतियां अलग से लगा दी। ठीक, सेम काम यहां पर भी करेंगे सी वाली आकृति में। अब सी वाली आकृति में क्या करें, ये जो आकृति हमको दी गई है इस आकृति को अगर हम 135 डिग्री रोटेट कराएंगे तो 90 डिग्री यहां से यहां पर और 35 डिग्री और, तो ये यहां पर आएगी कि नहीं, और ये टोटल एंगल हमारे पास आएगा 135 डिग्री का। यानी ये आकृति अब जब इस फिगर में आएगी तो रोटेट होकर के इस तरह से मिलनी चाहिए, रोटेट होकर के इस तरह से मिलनी चाहिए शेडेड वाली आकृति। अब जरा पहले ऑप्शन में देखो शेडेड वाली आकृति ऐसी कहां नजर आ रही। ऑप्शन नंबर ए में क्या शेडेड वाली आकृति सेम पोजीशन पर है क्या, नहीं, इसने केवल 90 डिग्री रोटेट किया, यह आंसर नहीं होगा। बी में सेम पोजीशन पर है, सी में सेम पोजीशन पर है और डी में ऐसा बोल सकते हैं कि डी में है सेम पोजीशन पर सेम पोजीशन पर लग नहीं रही, थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है। ठीक है, 135 वाली कंडीशन नहीं है। तो अब भैया एक बात बताओ, चलो मैं अगर डी को मान भी लूं कि चलो डी भी, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो 135 भी मानेंगे, तो मान लेते हैं। ठीक, तो भैया ये बताओ कि अब बी सी और डी में किसको अपना उत्तर मानोगे, कौन आपका उत्तर बन सकता है, कौन हो सकता है उत्तर। तो देखो अगर आप उत्तर नंबर सी में जा रहे हैं कि सी करेंगे तो पूरी तरह से गलत। क्यों, बहुत ध्यान से आंखें फाड़ करके गड़ा करके देखना कि भैया ये वाली जो आकृति है ना, ये वाली आकृति, इसमें ये देखो ये देखो ये देखो, ये शेडेड वाली आकृति ऐसे गई है और फिर ऐसे गई है। ये वाला एरिया किसमें टच हो गया, इस नॉन शेडेड वाली आकृति में टच हो गया है। ठीक है, ये वाला एरिया इस नॉन शेडेड आकृति में टच हो गया है। ठीक है, ये आकृति ऐसे आई है और फिर यहां आकर के ऐसे रुक गई, ये एरिया अलग है, ध्यान से ये एरिया अलग है। सिमिलरली और ध्यान से देखो जब ये रोटेट हुई है, ठीक है, देखो ये यहां पर आकर के रुक गई है ना, जब ये रोटेट हुई है तो ये वाला हिस्सा नीचे की ओर होना चाहिए था, पर नहीं, ये हिस्सा ऊपर की ओर पहुंच गया, यानी अपने आप को चेंज कर रही है। ठीक, रोटेट होने के बाद ये वाला हिस्सा नीचे की ओर आना चाहिए था, पर यहां पर ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर पहुंच गया। सेम काम यहां पर देखो भैया, ये देखो ये आकृति यहां पर ऐसे बनी हुई है ना, ये ऐसे बनी हुई है आकृति। तो जब ये रोटेट होगी तो रोटेट होने के बाद ये जो नीचे हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए था रोटेट होने पर अब ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, ये आ जाएगा नीचे की तरफ। कहां जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, और ये आकृति आपकी ऐसी बन जाएगी, ये हिस्सा ये हिस्सा आपका इसी में छुप जाएगा, ये हिस्सा आपका इसी में छुप जाएगा। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। अब बताओ क्या सी इसका उत्तर कभी हो सकता है, मैंने क्या बताया था, नॉन वर्बल रीजनिंग में भैया जो बड़ा फिगर होता है वो तो देखना ही पड़ता है, बड़े फिगर के अलावा तमाम छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आपको देखनी पड़ता है, समझना पड़ता है, वरना क्वेश्चन गया। इतनी सी चूक से क्वेश्चन चला जाता है। ठीक, तो सी नहीं हो सकता। डी वाले में ये वाला जो एरिया है वो ऊपर की ओर कर दिए हैं, जो कि संभव नहीं है, नीचे की ओर होना चाहिए था, डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी एकमात्र उत्तर बनेगा इसका। आंखें चकरा गई होंगी कि गुरुजी कहां ले आए हो आखिरकार, ये कहां ले आए हो, ये कहां से ले आए हो गुरुजी हैं। तो भैया आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, और कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस वो देखना चाहता है कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन पे, बस इतना देखना चाहता है। आओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम सबके सामने है डिस्टेंस और डायरेक्शन का। एक कॉलोनी में 6 इमारतें हैं, ए बी सी डी ई और एफ करके। फिर उसने कुछ कुछ कंडीशंस दी हैं कि इमारत ए बी के उत्तर में इतनी दूरी पर है एंड सो ऑन करके। फिर पूछा क्या है, कहता है इमारत सी के संदर्भ में इमारत ई किस दिशा में है। इमारत सी के संदर्भ में इमारत ई किस दिशा में है
और फिर उसने आगे एक और क्वेश्चन पूछा है कि इमारत डी से इमारत ई के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। उसने डिस्टेंस भी हमसे पूछी। ठीक, आओ सॉल्व करना शुरू करते हैं। फैमिली उसका फिगर बनाते हैं, सॉरी। तो एक कॉलोनी में 6 इमारतें हैं। इमारत ए बी के उत्तर में 1500 मीटर की दूरी पर, ए कहां पर है, बी के उत्तर में 1500 मीटर की दूरी पर। तो सब एक है जैसे हैं यार। ठीक है, तो ये रहा बी। ठीक, ये रहा बी। ठीक है, और अब इस बी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और बी के लिए दिखाना क्या है कि बी के उत्तर में जाते हैं। बी के उत्तर में जाते हैं कितनी दूरी पर, 1500 मीटर की दूरी पर। तो हमको क्या मिलता है, इमारत ए। यहां पर ये इमारत ए है। ठीक, कहता है डी ए और बी के ठीक मध्य में है। डी कहां पर है, ए और बी के ठीक मध्य में। तो ए और बी के ठीक मध्य में यहां कहीं पर कौन सी इमारत है, ये इमारत डी है। ठीक, अच्छा, ए और बी के बीच की दूरी उसने कितनी बताई है, 1500 मीटर। तो 750 मीटर की दूरी ये हो गई और 750 मीटर की दूरी ये हो गई। ए से डी और डी से बी, तब ये 1500 हो जाएगा। ठीक, कहता है इमारत एफ डी के पूर्व में 1 मीटर की दूरी पर है। इमारत एफ कहां पर है, डी के पूर्व में 1 मीटर की दूरी पर। ठीक, आओ भैया इमारत डी के पूर्व में चला जाए। तो देखो ये हमारे पास डी है और डी के जब हम पूर्व में जाते हैं कितना, 1 किलोमीटर जाते हैं, यानी 1000 मीटर। ठीक है, तो सब हम मीटर में लिख रहे हैं। ये इमारत डी के 1000 मीटर जाने पर यहां पर क्या मिलेगा, इमारत एफ मिल जाएगी। ये इमारत एफ है। ठीक, कहता है इमारत सी के उत्तर में 500 मीटर की दूरी पर है। सेम कौन, इमारत एफ इमारत डी के पूर्व में 1 किलोमीटर की दूरी पर। और किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट। कल भी बताया था ना, कल वाली क्लास में। तो और आएगा फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट। फर्स्ट पर्सन कौन है, इमारत एफ। एफ आ रहा है पहले तो एफ फर्स्ट पर्सन हुआ, यानी एफ सी के उत्तर में 500 मीटर की दूरी पर है। एफ कहां पर है, सी के उत्तर में 500 मीटर की दूरी पर। तो सी कहां होगा, एफ तो ऑलरेडी पता है। अगर एफ ऑलरेडी पता है और एफ सी के उत्तर में 500 मीटर पर है तो सी एफ के दक्षिण में 500 मीटर पर होगी। तो भैया एफ कहां पर आ गया, यहां पर, और उसके नीचे यहां पर सी को अरेंज कर दें। ठीक है, कितना, 500 मीटर की दूरी पर। ठीक, अभी ई नहीं आया है, ई से सारा खेल हो रहा है। ठीक, कहता है इमारत ई ए से 0.6 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, इस वाली लाइन को पढ़ना। और भैया इस वाली लाइन को पढ़ने के बाद आपको गुस्सा आएगी, आपका दिमाग खराब होगा और क्वेश्चन बनाने वाले व्यक्ति पर दिमाग खराब होगा कि पगला गए हो, कहा बना रहे हो आखिरकार। भैया देखो उसने क्या कहा है, कहता है इमारत ई ए से 0.6 किलोमीटर की दूरी पर है। इमारत ए से ई 0.6 किलोमीटर की दूरी पर है, 600 मीटर की दूरी पर है। भाई साहब ये तो बता दिया, पर डायरेक्शन कौन सी है ये तो बताइबे नहीं किए। आखिरकार ये 0.6 यानी 600 मीटर की डायरेक्शन हमको कहां लेनी है, क्या ये बताया, नहीं। अब ये नहीं बताया कि 0.6 यानी 600 मीटर की दूरी हमको कहां, डिस्टेंस हमको कहां लेनी है। तो एक बात समझ लो भाई साहब, क्या बात कह रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि ए से ई 600 मीटर की दूरी पूर्व में भी हो सकता है, सॉरी पश्चिम में भी हो सकता है, पूर्व में भी हो सकता है, उत्तर में भी हो सकता है, दक्षिण में भी हो सकता है, कहीं पर भी 8 दिशाओं में से तो ई कहीं भी हो सकता है ना। ठीक, मान लो अगर हम ई को यहां रखें, ठीक है, तो उसने कहा सी के संदर्भ में ई की इमारत, तो भैया अगर ई को यहां रखेंगे तो सी के संदर्भ में ई यहां पर कौन, उत्तर पश्चिम, यहां पर रखेंगे तो अलग, यहां पर रखेंगे तो अलग, नीचे रखेंगे तो अलग। ठीक है, चलो मान लो हम डिस्टेंस बता भी दें, तो कहता है डी से ई के बीच की दूरी बताओ, डी से ई के बीच की दूरी। तो मान लो अगर डी और ई यहां पर है तब तो समान दूरी आएगी, ई यहां पर है तो भी समान दूरी आएगी। लेकिन अगर ई उत्तर में हुआ ए के या दक्षिण में हुआ ए के, अगर ई जो है
ए के उत्तर या दक्षिण में हुआ तब तो बच्चा बेकार, ठीक, क्योंकि फिर हम अगर डी के रिस्पेक्ट में आंसर निकालेंगे तो वो आंसर कभी आएगा ही नहीं सही, क्योंकि अगर उत्तर की ओर जाएंगे तो 1350 मीटर की दूरी आ जाएगी डी के रिस्पेक्ट में, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो 150 मीटर की दूरी आएगी डी के रिस्पेक्ट में। तो क्या डी और ई के बीच की दूरी कभी बताई जा सकती है? नहीं बताई जा सकती। क्यों? क्योंकि उसने ई के लिए ए के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन नहीं बताई कि ए के रिस्पेक्ट में ई कहां पर है, और अगर नहीं बताई है तो हम इस प्रश्न को आगे सॉल्व नहीं कर सकते, उत्तर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि एक संख्या 5 2 7 1 8 4 6 3 9 में दूसरे, चौथे, छठे और 8वें अंक को 2 से गुणा किया जाए, ठीक, फिर पहले, तीसरे, 7वें और 9वें अंक में 1 घटा दिया जाए, ठीक। तो कुल मिलाकर के 3 3 6 3 9 अंक है हमारे पास में, 9 में दूसरे, चौथे, छठे, 8वें में मल्टीप्लाई करना है 2 से, पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें 1 को घटाना है। तो कह रहा निर्मित नई संख्या में कितने अंकों का दोहराव होगा, कितने अंक आपस में रिपीट कर जाएंगे, ये वो हमसे जानना चाहता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, खेल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आओ जरा देखो संख्या क्या है हमारे पास, 5 2 7 1 8 4 6 3 और 9, ये संख्या है, ठीक। अब इसमें उसने कहा दूसरे, चौथे, छठे और 8वें अंक को 2 से गुणा करो। किसको दूसरे अंक को 2 से गुणा करो तो कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, चौथे को करोगे तो 2 हो जाएगा, छठे को करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8वें को करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इतना हो गया कि नहीं हो गया। और बाकी संख्याओं में कह रहा है 1 को माइनस करो, ठीक। तो जैसे 5 में माइनस किया हमने, 5 में माइनस किया 1 तो कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है, 4 बच गया। 7 में 1 माइनस किया तो 6, 8 में 1 माइनस किया तो 7, 6 में 1 माइनस किया तो 5, और 9 में 1 माइनस किया तो 8। ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये जो संख्या है ना, इन संख्या के लिए पूछ रहा है कि ऐसे इस प्रकार निर्मित संख्या में कितने अंकों का दोहराव हुआ, यानी कितने अंक रिपीट हुए। तो देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो संख्या 4 है ये 2 बार आई है, यानी रिपीट हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से संख्या 6 भी देखो 2 बार आई है, संख्या 6 2 बार आई है, रिपीटिशन हुआ है। संख्या 8 को यदि देखोगे तो संख्या 8 भी 2 बार आई है, यानी रिपीटिशन हुआ है। 2 7 और 5 ये एक एक बार आए हैं, इनका रिपीटिशन नहीं हुआ। तो वो हमसे यही जानना चाहता था कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका रिपीटिशन, ऐसे कितने अंक हैं जिनका रिपीटिशन हुआ है। तो 3 अंक 4 6 और 8 इनका रिपीटिशन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब वाटर इमेज 10:10 का हो तो उस घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब दिया है और एक्चुअल टाइम पूछ रहा है। अभी जब क्लॉक वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो क्लॉक वाले चैप्टर में मैंने बताया था वाटर इमेज के बारे में कि वाटर इमेज कर रहा हूं, मिरर इमेज के बारे में, कि एक घड़ी है, उस घड़ी का दर्पण में प्रतिबिंब ये समय है तो वास्तविक समय क्या होगा, या वास्तविक समय ये है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, ये मैंने बताया था, ठीक। तो उसी में वाटर वाला भी पूछ लेते हैं, ठीक। जैसे दर्पण में मैंने बताया था कि भैया आपको 11:60 से माइनस करना होगा, पूछे चाहे जो कुछ। वास्तविक समय देकर के मिरर इमेज पूछे तो भी 11:60 से टाइम को माइनस कर दो, और मिरर इमेज देकर के एक्चुअल टाइम पूछे तो भी 11:60 से माइनस कर दो, ठीक। सिमिलरली जब वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब के बारे में आपसे चर्चा करें ना, तो ध्यान रखना जल प्रतिबिंब में कितने से माइनस करते हैं, जल प्रतिबिंब में माइनस करते हैं 6:30 बजे से, ठीक है। लेकिन ये 6:30 PM होना चाहिए, 6:30 PM, ऐसे मत ध्यान रखो। इस 6:30 PM को कैसे ध्यान रखोगे, जब 12 बज जाता है दोपहर का और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 1 को 13, 2 को 14, 3 को 15 ऐसे बोलते हैं कि नहीं, तो 6 को क्या बोलेंगे, 18 बोलेंगे, ठीक।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18:30। ठीक है, किससे माइनस कर दो, 18:30 से गिवन समय को माइनस कर दो, हर बार आपके प्रश्न का उत्तर निकल आएगा। यानी अगर वास्तविक समय दिया है और वाटर टाइम पूछ रहा है, वाटर इमेज पूछ रहा है, तो भी 6:30 यानी 18:30 से माइनस कर दो। और अगर वाटर टाइम दिया है, एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, तो भी 18:30 से उसको माइनस कर दो। ठीक, तो यहां पर कहता है जल प्रतिबिंब का समय 10:10 है, तो वास्तविक समय क्या पूछ रहा है, वास्तविक समय बताओ। तो 18:30 में से हम 10 को माइनस कर दें, कितना मिल जाएगा, इधर मिलेगा 20, इधर मिलेगा 8, यानी 8:20। ये क्या हुआ होगा, एक्चुअल टाइम हुआ होगा। ठीक है, 8:20 एक्चुअल टाइम हुआ होगा। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, जरा इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसका क्वेश्चन पूछ रहा है। आओ देखा जाए क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन में, नृत्य कक्षा में 24 छात्र हैं, टोटल वैल्यू उसने हमको दे दी है, कितने छात्र हैं, 24 छात्र हैं। ठीक है, नृत्य कक्षा में 24 छात्र हैं। नृत्य कक्षा के 24 छात्रों के बाद वो हमसे कह रहा है प्रथा पंक्ति के बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। प्रथा कहां पर है, पंक्ति के बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। ठीक, और पंक्ति के दाईं ओर से प्रीत 22वें स्थान पर है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक तो टोटल वैल्यू उसने हमको दी है 24 है, कह रहा है प्रथा बाईं ओर से 9वें है पंक्ति में, प्रीत बाईं ओर से 22वें है पंक्ति में। तो प्रथा और प्रीत के बीच खड़े नर्तकियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथा और प्रीत के बीच कितने लोग खड़े, उनकी संख्या हमसे जानना चाहता है। कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। ये हमारे पास एक पंक्ति है, उसमें टोटल 24 छात्र उसने बताया। प्रथा पंक्ति के बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, तो प्रथा का स्थान क्या है, 9वां है। कहां से, पंक्ति के बाईं ओर से, पंक्ति के बाईं ओर से प्रथा 9वें स्थान पर है। ठीक, और प्रीत पंक्ति के बाईं ओर से 22वें स्थान पर है। समझना, अगर मैंने प्रथा का स्थान 9 बनाया और प्रीत 22वें स्थान पर है, तो आपस में जोड़ने पर 22 और 9 को आपस में जोड़ने पर 31 आएगा ना। यानी उसके अनुसार यहां पर कितने छात्र होंगे, 31। अगर हम केवल प्रथा और क्या नाम प्रीत की कंडीशन को लेकर के चलेंगे, लेकिन उसने भैया टोटल वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखी है कि टोटल वैल्यू कितनी है, केवल 24। ठीक, और अगर टोटल वैल्यू 24 है, जबकि प्रीति और जबकि कौन है, प्रथा और प्रीत के स्थानों को आपस में जोड़ने पर यदि संख्या 24 से हो रही है, इसका मतलब क्या, ज्यादा, तो यहां पर केस लग जाएगा ओवरलैपिंग का। ठीक, समझ लीजिए ओवरलैपिंग का केस कैसे पता चलता है। ठीक है, यदि आपको टोटल वैल्यू दी गई है और टोटल वैल्यू के बाद जो व्यक्तियों की आपको संख्या दी गई है या जो व्यक्तियों का आपको स्थान दिया गया है, दो अलग अलग व्यक्तियों के स्थानों को आपस में जोड़ने पर यदि संख्या टोटल वैल्यू से ऊपर हो जा रही है, तो वो केस कौन सा होगा, ओवरलैपिंग का केस होगा। तो जैसे यहां पर प्रथा और प्रीत की वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे तो 31 हो रहा है, जबकि टोटल वैल्यू केवल और केवल 24 है, यानी ओवरलैपिंग का केस है। और यदि ओवरलैपिंग का केस है तो भैया ओवरलैपिंग के केस में अब ये आएगी हमारी कौन, प्रीत। कौन आएगी, प्रीत। हाँ प्रीत, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग लेफ्ट एंड राइट। ठीक, अब ओवरलैपिंग के इस केस के आधार पर भैया हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो आओ जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, ये कंडीशन बन गई। उसने हमसे पूछा है कि बताओ प्रथा और प्रीत के बीच कितने विद्यार्थी, कितने नर्तकी खड़े, यानी प्रथा और प्रीत के बीच में, यहां पर प्रथा और प्रीत के बीच में यहां पर कितने विद्यार्थी खड़े हैं, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है। कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मिड वैल्यू, बीच में कितने लोग हैं।
कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू, हमेशा के लिए ध्यान रख लो, मिड वैल्यू इज टोटल वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं किससे, गिवन वैल्यू से। ठीक, टोटल वैल्यू आपको पता है कितनी है 24, डिफरेंस लेंगे किससे, गिवन वैल्यू से। तो गिवन वैल्यू क्या है 22 और 9। गिवन वैल्यू इज ऑलवेज लेफ्ट प्लस राइट या टॉप प्लस बॉटम। यदि लेफ्ट और राइट दिया है क्वेश्चन में तो दोनों को जोड़ देंगे, टॉप और बॉटम दिया है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 22 प्लस 9 कितना हो जाएगा 31। अच्छा 31 में से 24 गया, डिफरेंस ले रहे हैं, 31 में से 24 गया तो कितना बचेगा 7। ठीक है, कितना 7। ऑप्शन में 7 दिया है पर यह 7 हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है, और जब भी केस कौन सा होगा, ओवरलैपिंग का। तो जब भी ओवरलैपिंग का केस होगा तो ओवरलैपिंग के केस में हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल आंसर में -2 करना पड़ता है। ठीक, कारण क्या होता है -2 करने का, भैया आपने लेफ्ट से काउंट करना शुरू किया, प्रथा तक गए काउंट करके, बीच में प्रीति पढ़ रही थी, तुमने प्रीति को भी काउंट कर लिया। जब तुमने लेफ्ट से काउंट करना शुरू किया 9वें स्थान तक, तो प्रीति बीच में है ना, तुमने प्रीति को भी काउंट कर लिया, तो चलो प्रीति एक बार काउंट हो गई। फिर तुम राइट से गए प्रीति को काउंट करने, तो प्रथा बीच में पड़ी, तुमने प्रथा को फिर काउंट किया, जबकि प्रथा को तो ऑलरेडी तुम लेफ्ट से काउंट कर चुके थे, तो 2 बार तो काउंट किया नहीं जाता। तो समस्या ये हो गई कि ओवरलैपिंग के केस में हमने प्रीत और प्रथा को 2-2 बार काउंट कर लिया, जबकि काउंट एक ही बार करना होता है। इसलिए उस ओवरलैपिंग को हटाने के लिए -2 करते हैं, और जब आप -2 करते हैं तो कितना आएगा 5, और प्रश्न का उत्तर बी, 5 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। ठीक है, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है और पूछ रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को जैसे ही देखो तो सबसे पहले 2 चीजें पकड़ो, क्या कि नंबर सीरीज के उस क्वेश्चन में प्लस माइनस चल रहा है या मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। कैसे पकड़ोगे कि प्लस माइनस चल रहा है या मल्टीप्लीकेशन, अगर पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, 400, 500, 1000, 2000, 2500 ऐसा डिफरेंस है, पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन चलेगा, और मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन को पीछे से पकड़ के सॉल्व करो। ठीक, अगर ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो प्लस माइनस चलेगा, और प्लस माइनस का क्वेश्चन है तो आगे से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हमको यहां पर नजर आ रहा है क्या कि श्रृंखला 12 से शुरू होकर के 2553 पर जारी, यानी डिफरेंस ज्यादा है तो मल्टीप्लीकेशन चलेगा। आओ मल्टीप्लीकेशन पकड़ा जाए। 852 है, लगभग 850 मान लिया, और 2553 लगभग 2500 मान लिया, तो 8 तियां 2400 होता है, और 50 तियां 150, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो। ठीक, चलो कर देते हैं भैया 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई यहां तो कर दिया, पर यहां तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन मार्क है। जरा यहां पर आओ, 33 इंटू 3 99 पहुंच जाएंगे भैया। सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 तियां 36 सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हर जगह पर क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हर जगह 3 से हो रहा है। प्लस माइनस में चल के देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो 12 तियां 36 होता है, पहुंचना है 33 पर, क्या करो माइनस का 3, 33 तियां 99, 33 तियां 99, पहुंचना है कहां पर 96 पर, माइनस का क्या करो 3। ठीक है, माइनस का क्या करो 3 कर दो। फिर 96 इंटू 3 96 इंटू 3 कितना होगा, 9 तियां 27 270, और 6 तियां 18 यानी 18, और तो 270 प्लस 18 कितना हो जाएगा 288, और 288 में अगर माइनस का 3 करेंगे तो यहां कितना आना चाहिए 285 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे प्रश्न का एकमात्र सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि 2002 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया तो 2018 का गणतंत्र दिवस, रे भैया किस दिन मनाया जाएगा। खेल गया क्वेश्चन।
है? खेल गया क्वेश्चन। एक तो 2002 से 2018 तक जाना है, 16 साल आगे जाना है, उसमें भी स्वतंत्रता दिवस तक नहीं जाना, गणतंत्र दिवस तक जाना है। आओ, अब क्वेश्चन आ गया है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बिना करे तो काम चलेगा नहीं। तो भाई साहब देख लीजिए, कंडीशन ये है कि क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि 15 अगस्त 2002 को यदि सोमवार है तो 2018 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन समझ आ गया। 15 अगस्त 2002 को यदि सोमवार है तो 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो आओ चलना शुरू करते हैं। भैया 2002 से 2018 पर जा रहे हो तो फॉरवर्ड चल रहे हो, तो 2002 से कहां तक, 2018 तक। पर 2018 में पहुंचेंगे तो 15 अगस्त तक पहुंच जाएंगे। एक काम ये करा जा सकता है वैसे, ठीक है, कि हम 2018 में क्या जाएं, 15 अगस्त तक सीधे सीधे पहुंच जाएं। तो 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन पड़ा था ये पता लग जाएगा और फिर रिवर्स चले जाएं 26 जनवरी निकालने, या फिर क्या करें 2002 से 2017 तक चले जाएं। कहां तक, 2002 से 2017 तक। अच्छा 2002 में चलना कहां से शुरू कर रहे हैं, 15 अगस्त से। तो भैया अगर 15 अगस्त 2002 से चलना शुरू कर रहे हैं तो 2017 में भी 15 अगस्त तक ही पहुंचेंगे, है कि नहीं, 15 अगस्त तक ही पहुंचेंगे। तो 2002 से 2017 तक टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, 15 साल। 15 साल हो गए। इन 15 वर्षों में हमको विषम दिनों की संख्या कितनी मिलेगी, ठीक। तो इन 15 वर्षों में लीप ईयर भी पढ़ेंगे और साधारण वर्ष भी पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे वो लीप वर्ष हो, एक एक्स्ट्रा डे, एक विषम दिन तो सब में होता है। तो 15 अगर वर्ष हैं तो 15 विषम दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इन 15 वर्षों में लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं। तो 2002 से आगे बढ़ो, 2004 पहला लीप ईयर पड़ेगा, 4, 8, 12 और 16। तुम 17 पर खड़े हो, 4, 8, 12 और 16, 4 लीप ईयर पड़ेंगे। तो जितने लीप ईयर पड़ेंगे उतने लीप ईयर यहां पर ऐड कर दो, ठीक। और उसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको मंथ वाइज आगे चलना पड़ेगा। तो मंथ वाइज आगे चल लेते हैं। दैट मीन्स आप 15 अगस्त 2017 पर खड़े हो, 26 जनवरी 2018 पर जाना है। तो जरा 15 अगस्त से आगे बढ़ना शुरू करो। कोई फॉर्मूला, कोई कोड, कुछ नहीं, प्योर कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बन रही है। देख रहे हो, केवल इतना सा लिखा है और क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। तो 15 अगस्त से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अगस्त कितने दिनों का महीना होता है, 31 दिनों का। अगस्त 31 दिनों का महीना होता है। हम 15 अगस्त 2017 तक आ चुके हैं, यानी अगस्त में 15 दिन गए। 15 अगस्त तक तो आ चुके ना, क्योंकि भैया 15 अगस्त 2002 से चलना शुरू किया था तो 15 अगस्त 2017 तक आ गए। तो 15 अगस्त तक तो गया, 31 में से 15 दिन निकल गए, तो कितने दिन बचे, 16 दिन बचे। अब इस 16 को 7 से भाग देके विषम दिन निकालो, यानी मंथ वाइज एक्स्ट्रा डेज। तो बचे दिन 16 अगस्त में, 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना मिला, 2। किसका, अगस्त का। सितंबर का रिमाइंडर 2, 30 का महीना, 7 चौक 28, रिमाइंडर 2। अक्टूबर का रिमाइंडर 3, 31 का महीना, 7 चौक 28, रिमाइंडर 3। नवंबर का रिमाइंडर 2, दिसंबर का रिमाइंडर 3, और जनवरी में कहां तक जाना है, ये भैया 2017 खत्म, जनवरी में कहां तक जाना है, 26 जनवरी। तो 7 तिया 21 और रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो प्लस का 5, ये हो गया टोटल रिमाइंडर। ये टोटल रिमाइंडर मिला। अब इस टोटल रिमाइंडर को क्या करो, सॉल्व कर लो, ठीक। तो कैसे सॉल्व करें भैया, देखो जरा, सॉल्व करेंगे अगर तो 15, 4, 19 और 2, 21, 7 तिया 21, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 2, 3, 5, 2, 7, पूरा पूरा कट गया। ये बचा 5 + 3 8, 5 + 3 8। तो 8 7 से ज्यादा है, 7 एक कम 7, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, यानी विषम दिन की संख्या ही 1। और जाना है 2002 से 2018 में, यानी फॉरवर्ड। तो सोमवार से एक दिन आगे, सोमवार से एक दिन आगे क्या आता है, मंगलवार आता है। तो मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तगड़ा क्वेश्चन था, लंबा, लंबा इन द सेंस करने में लंबा नहीं, दिमागी,
ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहता है प्रश्न में, नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्या, प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्या पर निर्धारित है। अच्छा, ठीक है, नीचे 5 संख्याएं दी गई हैं 3 अंकों की, प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं। कहता है यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक दोनों को जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में क्या करो, पहले अंक 1 और तीसरा अंक 5 को आपस में जोड़ दो, उस जोड़ से दूसरे अंक को घटा दिया जाए, फिर 5 + 1 6 को जोड़ करके 3 से घटा दो, तो उल्लेखित संचालन के बाद, यानी ये काम करने के बाद 5 से अधिक संख्या कितनी है, यानी ऐसी संख्या जो 5 से अधिक है, ऐसी संख्या जो 5 से ऊपर की संख्या है वो कितनी है, यहां पर ये काउंट करना है। तो क्वेश्चन ने जो कंडीशन बोली उस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहले और तीसरे अंक को जोड़ लें, तो 1 + 5 कितना हो गया, 1 + 5 हो गया 6, और 6 को 3 से घटा दें, बीच वाली संख्या से घटा दें, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3। ठीक, यहां 2 + 1 कितना होता है, 3, और 3 में से 4 को माइनस किया तो बचेगा -1। 9 + 5 कितना हो गया, 14। 14 में से 6 को माइनस किया तो कितना बचेगा, 8। उसने यही पूछा 5 से अधिक, तो देखो ये 5 से ऊपर है। ठीक है, 8 7 15, 15 में से 4 गया तो कितना बच गया, 11, ये भी ऊपर है। 8 3 11, 11 में से 7 गया तो बचा कितना, 4, ये नहीं। तो हमें जो संख्याएं चाहिए थी वो 5 से अधिक होने वाली होनी चाहिए थी। तो 5 से अधिक कौन कौन सी है, ये 8 5 से अधिक है, ये 11 5 से अधिक है। तो ऐसी 2 संख्याएं हमको मिली, ऑप्शन नंबर बी, 2 इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन आया भैया सिलॉप्स का। ठीक है, सभी टेबल फैन हैं, कुछ फैन चेयर हैं और कोई टेबल डेस्क नहीं है। ये 3 कथन है। कहता है निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष कथनों में दी गई जानकारी से तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता। कौन सा निष्कर्ष, इनमें ये 4 निष्कर्ष हैं, इनमें से 3 निष्कर्ष सही हैं दिए गए कथन के अनुसार, कोई एक निष्कर्ष है जो सही नहीं है, हमको उसी के बारे में पता करना है। ठीक, तो आप पता करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं भैया एक बार। ठीक है, तो फिगर बनाया तो कहता है सभी टेबल फैन है। सभी टेबल क्या है, फैन। तो सभी टेबल फैन हैं, जितने भी टेबल हैं सब के सब फैन हैं, सभी टेबल फैन हैं, ये हो गया। कहता कोई टेबल डेस्क नहीं, कुछ फैन क्या है, चेयर। तो कुछ फैन क्या है, चेयर है, ये फैन क्या है, चेयर है। और कोई टेबल डेस्क नहीं है, तो कोई भी टेबल डेस्क नहीं है। ये एक आसान सा फिगर बन जाएगा हम लोगों का। अब इस फिगर के आधार पर आगे चलना है। ठीक है, इस फिगर के आधार पर जब आगे चलते हैं तो पहला कंक्लूजन उसने पूछा है सभी चेयर फैन हो सकती हैं। सभी चेयर फैन हो सकती हैं, चेयर का फैन से संबंध पूछ रहा है। देखो तो चेयर और फैन आपस में कैसे हैं, सम के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। चेयर और फैन के बीच में देखो, ये चेयर का सर्कल है और ये फैन का सर्कल है, दोनों के बीच में सम का रिलेशन है ना। तो चेयर और फैन के बीच में रिलेशन किसका है, सम का। पूछ क्या रहा है, ऑल। क्या पूछ रहा है, सभी, यानी कि ऑल। तो अगर चेयर और फैन के बीच में रिलेशन सम का है और सम के केस में यदि ऑल की कंडीशन पूछता है तो वो क्या होता है, डाउटफुल होता है। सम के केस में यदि ऑल की कंडीशन पूछ ले कि भैया हमको फिगर में तो दिख रहा है कि कुछ चेयर फैन है और पूछ रहा है सभी चेयर फैन हो सकते हैं, तो सभी का तो हम नहीं बता सकते, कुछ का तो कंफर्म है कि कुछ चेयर फैन है, लेकिन सभी चेयर फैन हो सकती हैं ऐसा निश्चित तौर पर नहीं बोल सकते, इसलिए डाउट केस है। लेकिन यहां पर लिखा है हो सकती है, तो हो सकती का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, हो सकती का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। ठीक, तो भैया फैन और चेयर के बीच में कोई ऐसा रिलेशन तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा,
जो सभी की संभावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डाउट की पॉसिबिलिटी सही हो गई। लेकिन हमको सही वाला पता नहीं करना, हमको गलत वाला पता करना है। ठीक है, अगला कह रहा है सभी फैन डेस्क हो सकते हैं। ठीक है, सभी फैन डेस्क हो सकते हैं। ठीक, फिर कहता है कुछ फैन डेस्क नहीं हो सकते, कुछ चेयर डेस्क हो सकते हैं। ठीक है, कुछ चेयर डेस्क हो सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, जब वो कहता है सभी फैन डेस्क हो सकते हैं, सभी फैन डेस्क हो सकते हैं, तो भैया देखो ये फैन वाला सर्कल है, ये फैन वाला सर्कल है, ये डेस्क वाला सर्कल है। जरा लॉजिक को अच्छे समझ लो, कोई भी टेबल डेस्क नहीं है, कोई भी टेबल डेस्क नहीं है। अगर कोई टेबल डेस्क नहीं है और पूरा का पूरा टेबल किसके अंदर रखा है, किसके अंदर रखा है, पूरा का पूरा टेबल रखा है फैन के अंदर, तो भैया फैन के जितने हिस्से में टेबल रखा है, फैन के जितने हिस्से में टेबल रखा है, फैन का उतना हिस्सा टेबल के बराबर होगा, हाँ या ना? फैन के जितने हिस्से में टेबल रखा है, फैन का उतना हिस्सा टेबल के बराबर होगा। और कोई भी टेबल डेस्क नहीं है, इनके बीच देखो ये नो का रिलेशन है, कोई भी टेबल डेस्क नहीं है। तो अगर कोई टेबल डेस्क नहीं है तो कोई डेस्क भी टेबल नहीं होगी, कोई टेबल डेस्क नहीं है तो कोई डेस्क भी टेबल नहीं होगी। तो भैया ऐसी स्थिति में फैन के उस हिस्से में जिसमें टेबल रखा है, फैन का वो वाला हिस्सा क्या डेस्क हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सभी के सभी टेबल क्या हैं, फैन हैं, और कोई टेबल फैन, कोई टेबल डेस्क नहीं है। तो फैन का वो हिस्सा जिसमें टेबल रखा है, क्या फैन का वो हिस्सा जो मैंने ऐसे हरे रंग से बनाया है, क्या फैन का वो हिस्सा कभी डेस्क होगा क्या? नहीं होगा। यानी ये वाला हिस्सा फैन का डेस्क नहीं हो सकता। इसका मतलब है सभी फैन डेस्क हो सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से गलत हो जाएगा। सभी फैन डेस्क नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि फैन के अंदर कौन है? टेबल, और कोई भी टेबल डेस्क नहीं है। अगर कोई भी टेबल डेस्क नहीं है तो फैन का वो हिस्सा जो टेबल में आ रहा है, या टेबल के फैन के जिस हिस्से में टेबल रखा है, वो हिस्सा फैन का डेस्क नहीं होगा। तो अगर फैन का ये वाला हिस्सा डेस्क नहीं हो सकता, तो क्या अब आप बताओ, क्या सभी फैन डेस्क हो सकते हैं क्या? जब हमको दिख रहा है कि ये वाला हिस्सा फैन का डेस्क नहीं हो सकता, यानी सभी फैन डेस्क नहीं हो सकते, सभी फैन डेस्क नहीं हो सकते। ये क्या है? ये गलत है। और यही उसने हमसे पूछा था कि कौन सा अनुसरण नहीं करता, तो ये वाला अनुसरण नहीं करता, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जबकि ये अनुसरण करता था तो ये गलत हो जाएगा। तो बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सभी कुछ चेयर डेस्क हो सकते हैं, सही है। कुछ फैन डेस्क नहीं हो सकते, ये भी सही है। अब इसमें एक कंफ्यूजन वाली एक स्थिति आ सकती है कि कुछ लोग बच्चे कहेंगे सी सर, सी का क्या सीन है? तो भैया देखो, कुछ फैन डेस्क नहीं हो सकते। ठीक है, यहां पर हमको पता चल रहा है, अगर हम इस डेस्क को फैन के अंदर रख दें, इस डेस्क को फैन के अंदर रख दें, तो कंडीशन ये बनेगी कि सभी डेस्क तो फैन हो सकते हैं पर सभी फैन डेस्क नहीं हो सकते। सभी डेस्क तो फैन हो सकते हैं पर सभी फैन डेस्क नहीं हो सकते। और ये वाली जो स्थिति है कि कुछ फैन डेस्क नहीं हो सकते, ये हमको सीधे सीधे नजर आ रहा है कि कुछ फैन डेस्क नहीं है, कुछ फैन डेस्क नहीं है, उसमें सख्ता लगाने की कोई कंडीशन ही नहीं थी। ठीक, फिर ये वाला जो बचा वाला हिस्सा बचता है ना फैन का, अब ये वाला जो हिस्सा है फैन का, ये हिस्सा फैन का डेस्क हो भी सकता है, डेस्क नहीं भी हो सकता है, दोनों संभावनाओं के लिए जाएंगे। ठीक है भाई, ये वाला हिस्सा फैन का डेस्क नहीं है, लेकिन ये जो बचा हुआ हिस्सा है फैन का, ये डेस्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि दोनों संभावनाएं हैं तो दोनों संभावनाओं के लिए जाएंगे और फिर इसको सही कर सकते हैं, इसलिए इसको गलत नहीं माना जा सकता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनिल विवेक से जितना छोटा है, तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए।
एज का क्वेश्चन आ गया है। आओ सॉल्व करते हैं। एज का क्वेश्चन है और एज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ऑप्शन चेकिंग से, ज्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिलहाल प्रश्न के अनुसार उसने कहा भैया कि अनिल विवेक से जितना छोटा है, अनिल विवेक से जितना छोटा है, तरुण से उतना ही बड़ा है, तरुण से उतना ही बड़ा है। ठीक, अनिल विवेक से जितना छोटा है, तरुण से उतना ही बड़ा है। अगर अनिल विवेक से x छोटा है तो तरुण से x बड़ा है। ठीक, हम x x मान के नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे करके दिखाएंगे, तो बस लिख दिया है। ठीक है, कहता है यदि विवेक और तरुण की आयु का योग कितना है 48, तो उसने क्या कहा है, ये जो विवेक और ये जो तरुण है ना, तो उसने विवेक और तरुण की आयु का योग दिया है। विवेक प्लस तरुण, इन दोनों की आयु को यदि मिला दो तो ये होता है 48। ठीक, तो कहता है अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। आओ देखो, ऑप्शन नंबर ए 39। अगर मैं अनिल की आयु 39 मान लूं, अनिल की आयु 39 मान लूं, तो भैया विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है। ठीक है, और अगर तरुण और विवेक की आयु का योग 48 है और अनिल की आयु में 39 मान रहा हूं, तो भैया ऐसी स्थिति में अनिल और विवेक के बीच का डिफरेंस और अनिल और तरुण के बीच का डिफरेंस क्या सेम रहेगा क्या? कतई नहीं। 44 मान लो, क्या अंतर सेम रहेगा क्या? कि अगर मैं मान लूं कि अनिल की उम्र कितनी है 44 है, तो विवेक की उम्र 48 मान ले, 46 मान ले, और तरुण की उम्र 44 मान ले, ठीक है, सॉरी 42 मान ले, तो ये संख्या 48 से बहुत ज्यादा हुई जा रही, अभी भी नहीं होगा, तो दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो 24, अगर अनिल की उम्र 24 मानो, ठीक है, तो विवेक और तरुण की उम्र का योग कितना है 48, कितना है 48, यानी 24 और 48 का अगर तुम रेशियो ले लोगे तो ये 1:2 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? 24 और 48 का रेशियो 1:2, ठीक। और अगर 1:2 का ये रेशियो आ गया तो 1:2 के रेशियो को आप ब्रेक कर सकते हैं किसमें? 36 और 12 पे ब्रेक हो जाएगा। 36 और 12 कितना होता है? 48। और अब अगर अनिल का योग कितना रख लिया जाए? अनिल की आयु रख ली जाए 24, ठीक है, अनिल की आयु कितनी रखी जाए? 24। तो अनिल की आयु यदि भैया 24 है तो विवेक की आयु 36 हो गई और तरुण की आयु 12 हो गई, ठीक। तो अनिल विवेक से जितना बड़ा है, सॉरी, अनिल तरुण से जितना बड़ा है, विवेक से उतना ही छोटा। अनिल तरुण से जितना बड़ा है, विवेक से उतना ही छोटा। तो विवेक, तरुण की उम्र 12 साल, उससे 12 साल बड़ा अनिल, उससे 12 साल बड़ा कौन? विवेक। तो सीधे सीधे ऑप्शन चेकिंग से आ जाएगा, सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है अगला। कहता है एक परिवार में दो युगल है, युगल का मतलब विवाहित जोड़े, एक परिवार में दो युगल हैं, कोमल के 2 बच्चे हैं, मधु प्रकाश की पत्नी है जो कि ओम का भाई है, पिंकी कोमल की बेटी है, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। कह रहा तो मधु का कोमल से क्या संबंध है? किसका संबंध पूछ रहा है? मधु का संबंध पूछ रहा है कोमल से। फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी, बिना फैमिली ट्री के तो बनना नहीं क्वेश्चन। तो आओ बनाते हैं फैमिली ट्री। कोमल के 2 बच्चे हैं पर कौन है नहीं पता। मधु प्रकाश की पत्नी है। मधु कौन है? मधु प्रकाश की पत्नी है, तो मधु को प्रकाश की पत्नी बना दिया, ठीक है। मधु पत्नी है किसकी? प्रकाश की। जो कि भैया ये जो कि किसके लिए आएगा? अभी कल वाले क्वेश्चन में समझाए थे ना, जो और जो की, हु और विच किसके लिए आते हैं? सेकंड पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट। तो पहले मधु है तो फर्स्ट पर्सन, फिर प्रकाश, तो प्रकाश हुआ सेकंड पर्सन। तो जो कि किसके लिए आ रहा है? प्रकाश के लिए, ठीक। तो प्रकाश ओम का भाई है। ये प्रकाश कौन है? ये प्रकाश भाई है किसका? ओम का भाई है। कहता है पिंकी कोमल की बेटी है, ठीक है। उर्मी संजू की बहन है जो कि प्रकाश का बेटा है। अगेन ये जो कि किसके लिए आएगा? संजू के लिए। तो संजू किसका बेटा है? प्रकाश, ठीक है। संजू किसका बेटा हो गया? प्रकाश का बेटा हो गया। और उर्मी कौन है? संजू की बहन, ठीक है। तो प्रकाश और मधु के 2 बच्चे हो गए, एक संजू और एक कौन हुआ? उर्मी, ठीक। कहता है तरुण ओम का बेटा है,
तो तरुण किसका बेटा हो गया? ओम का बेटा हो गया। ठीक, तरुण ओम का बेटा हो गया, जो कि पुरुष है। यानी ओम क्या है? पुरुष है। ओम पुरुष है। तो जितनी कंडीशन उसने हमको दी थी भैया, उतनी सारी कंडीशन अप्लाई कर दी। लेकिन ये कोमल के 2 बच्चे हैं और पिंकी कोमल की बेटी, ये अप्लाई नहीं हुआ है। और परिवार में 2 युगल हैं, यानी विवाहित जोड़े 2 हैं, ये अप्लाई नहीं हुआ है। तो अब एक काम कर सकते हैं भाई, मधु और प्रकाश तो आपस में विवाहित हैं ही, कोमल और ओम आपस में विवाहित हैं, तो कोमल और ओम को आपस में क्या कर दो? विवाहित कर दो। ओम का विवाह फिर मान लेंगे किससे हुआ? कोमल से। ठीक, और कोमल की बेटी कौन है? पिंकी। तो कोमल की बेटी पिंकी हो गई, और तरुण और पिंकी दोनों किसके बच्चे हो जाएंगे? ओम के बच्चे हो जाएंगे। तो पूछा क्या उसने हमसे पूछा है भैया, कहता है मधु का कोमल से क्या संबंध है? ये रही मधु, और इस मधु का कोमल से क्या संबंध है? तो अब समझो, प्रकाश और ओम भाई भाई हैं। प्रकाश की पत्नी मधु है, ओम की पत्नी कोमल है, तो मधु कोमल के लिए क्या हो जाएगी? उसकी सिस्टर इन लॉ। क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ। यानी या तो देवरानी या तो जेठानी। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अंतिम क्वेश्चन आज के सत्र का ये रहा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी सीरीज दी गया है। क्वेश्चन किसका है? कॉन्टिन्यूटी सीरीज या बारंबारता श्रृंखला का। ऑप्शन चेकिंग से करना होता है। आओ जरा चल करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। कितने का सेट है? 3 3 6 3 9 और 3 12। 12 का सेट है, तो या तो 4 4 का बनेगा या तो 3 3 का। 4 4 का बना करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को यदि हम रखते हैं तो ये बनता है डी एफ सी ई सी, सी डी ई एफ, सी डी सी एफ, ई डी सी एफ। ना, बिल्कुल नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं बना। हटाओ, ऑप्शन नंबर बी को रखो, डी एफ ई सी ई, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ बन गया। किससे बना? ऑप्शन नंबर बी से बना ना। क्या बना बी से? सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ 4 4 के पैटर्न में ब्रेक हो रहा है। ठीक, चलिए, तो ये थे आज की क्लास के 15 क्वेश्चन, आज का सत्र। उम्मीद करते हैं कि ये सत्र और इस सत्र के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। पर भैया रुको, जाओ नहीं, हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज रीजनिंग एक्सप्रेस। ठीक है, जैसे ये रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल है ना, और ये उसका लोगो है, सेम लोगो के साथ में हमारी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या iOS स्टोर पर उपलब्ध है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, रीजनिंग एक्सप्रेस। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्यों डाउनलोड कर लो? आपके काम की चीज है। ठीक, ऐप को डाउनलोड कर लो, अपना लॉगिन कर लो, फिर वहां पर एक बैच दिखाई देगा यूपी पुलिस का। ठीक, उस बैच को ही पढ़ करके इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में, कई सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो तुमसे यूपी पुलिस पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, उसमें एक क्लास फ्री है। उस क्लास का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट 1। उसको पढ़ना, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको बताया है कि अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यूज को कैसे याद किया जाता है, याद करने का तरीका क्या है, याद हो जाती है अपने आप, रटना नहीं पड़ता है, उसका तरीका है। और वो जरूरी है, क्योंकि अल्फाबेटिकल सीरीज और उसकी प्लेस वैल्यूज का रीजनिंग में लगभग हर जगह प्रयोग हो जाता है। ठीक, तो वो याद रखनी जरूरी, इसलिए उसको याद करने के लिए, उसको समझने के लिए अल्फाबेटिकल सीरीज को वो क्लास देख लो रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप को डाउनलोड करके। ठीक, दूसरा, आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, टेलीग्राम चैनल पर क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती हैं। कोई रिजल्ट आता है, कोई एग्जाम आता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, साथ ही साथ क्विज आपको मिलेंगी यहां पर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप अपने डाउट्स को भी वहां पर पूछ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत। तो ये टेलीग्राम चैनल है द रीजनिंग एक्सप्रेस, और ये उसका क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को अपने गूगल से
स्कैन करो, तुरंत लिंक दिखाने लगेगा कौन सा है ये स्कैन, ये क्यूआर कोड, क्लिक करना, सीधे चैनल पे पहुंचोगे, ज्वाइन पर क्लिक करना, ज्वाइन हो जाओगे। या ये इसका लिंक है, इससे आप जा सकते हैं। ठीक, क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक और ऐप का लिंक, ऐप का डाउनलोड का लिंक, दोनों आपके पास उपलब्ध है। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब भैया सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात कि क्लास निश्चित तौर पर आपको निश्चित तौर पर आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है भैया तो लाइक करना मत भूलना। नहीं पसंद आई है तो मैंने तो भरपूर प्रयास किया कि आपको ये क्लास पसंद है, आपको ये समझ में आए क्लास, पर इन केस यदि आपको नहीं पसंद आई तो मैं और मेहनत करूंगा ताकि हर बच्चे को ये क्लास पसंद आए। ठीक है, पर यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक, आपको इस क्लास में क्या अच्छा लगा, क्या पसंद आया, उस कमेंट को जरूर लिखें। कोई यदि आप सजेशन है आपके पास, वो आप देना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, साथ ही साथ शेयर करना मत भूलें भैया, शेयर करना बहुत जरूरी। आप जहां कहीं भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप या चैनल पर, तो यहां पर उसको जरूर शेयर करिए। ठीक है, जरूर से जरूर शेयर करिए। किसी को व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं तो वहां पर भी शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीजनिंग का डर खत्म किया जा सके। ठीक, पहली बार आ रहे हो क्लास में तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो आज के सत्र से लेते हैं यहीं पर विदा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर। फिर से मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।